So today our topic is refraction through rectangular glass slab. ठीक है, ये टॉपिक है। तो इसके लिए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले डायग्राम देखो, ये कोई ग्लास स्लैब है, ये नॉर्मल यहाँ एयर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं और इसको ग्लास। ओके, यहाँ से कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है और ये ऐसे बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ, इसको आई और आर एंगल बोल देते हैं। यहाँ पे एक और नॉर्मल होगा और यहाँ से लाइट रे ऐसे निकल जाएगी बाहर। ये हो गया μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 देन अगेन μ1। दिस एंगल इज suppose IR then I dash and R dash, right? या फिर इसको R dash और इसको I dash बोल देते हैं। ओके, इस नॉर्मल को थोड़ा सा डॉटेड लाइन से इंक्रीज कर सकते हैं, इस नॉर्मल को भी, ताकि यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल बनेंगे जिसका हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने में। ओके, तो देखिए ये एक सिंपल ज्योमेट्री है। दिस वन इज इंसिडेंट रे PQ, देन QR रिफ्रैक्टेड रे है, देन RS क्या है, इमर्जेंट रे। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। फिर फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास टू एयर, एंगल ऑफ इंसिडेंस R डैश एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन I डैश। ओके, तो इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें दिया हुआ है यहाँ पे। सो PQ क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ओके, QR रिफ्रैक्टेड रे एंड RS इमर्जेंट रे। ठीक है, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस को T सपोज कर लेते हैं। सो QM इज इक्वल टू T इज इक्वल टू थिकनेस of glass slab now फर्स्ट हम लोग ये शो करना चाहते हैं एंगल I इज इक्वल टू एंगल I डैश, ये प्रूफ करेंगे। एंड आफ्टर दैट देखेंगे कि एक्चुअल में ये रे कैसे चलती। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये रे इस डायरेक्शन में ऐसे चलती, डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है। ये रे कंप्लीट करती अपनी जर्नी इस पाथ पे। ठीक है, तो एक्चुअल इसका पाथ हो जाता PQP डैश, ये वाला। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं हो, if this glass slab is not present, then there is light ray PQ travel along the path PQP dash. But since glass slab is there, it bends towards the normal and deviated from its original path. This is known as refraction. And after this refraction from glass to air, it follow path RS. ठीक है, तो देखेंगे कि कैसे हो रहा है। बट इफ ग्लास स्लैब इज नॉट प्रेजेंट हियर, इफ नॉट प्रेजेंट, अगर नहीं होता तो क्या होता। सो लाइट रे मस्ट ट्रेवल ऑन पाथ PQP डैश। सो इस
एक्चुअल में ये इसको पी क्यू पी डैश पे चलना था, बट ये ग्लास लैब होने की वजह से कहाँ चल रही है, आर एस पे चल रही है। तो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना ये डिस्प्लेस हो गई है, दिस पार्ट इज नोन एज आर आर डैश, या यू कैन से दिस वन, सपोज दिस वन इज जी, सो आर जी इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट, कितना वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होकर अब इधर चली है, सो दिस इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर जी की वैल्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटीज। नोन मीन्स यहाँ पे नोन क्या क्या है, नोन की अगर हम बात करें तो नोन है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब, ये सब नोन क्वांटिटीज हैं। तो हमको आर जी की वैल्यू नोन क्वांटिटीज के फॉर्म में फाइंड आउट करना है, ओके, नोन क्वांटिटीज के फॉर्म में। मीन्स कि जो ये आर जी है इसकी वैल्यू हमको आनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ आई आर एंड म्यू, टी हो सकता है क्योंकि ये सारी चीज़ें नोन है। हम थिकनेस को इजीली मेजर कर सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम खुद डिसाइड करते हैं कि कितने एंगल पे लाइट को इंसिडेंट कराना है, ये वाला एंगल मेजर कर सकते हैं हम। तो हमको आई आर और टी पता चल सकता है, और इस ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है कि हमें पता हो। तो हमको जो आर जी की वैल्यू पता करनी है वो इन टर्म्स ऑफ टी आई आर एंड म्यू इनके फॉर्म में पता करनी है। अगर ये सारी चीज़ों के लिए हम एक फार्मूला डिराइव कर पाएँ तो हम डिफरेंट टाइप के मीडियम के लिए हम लोग ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करें, पहले हमें प्रूव करना होगा आई इज इक्वल टू आई डैश है यहाँ पे। तो इसके लिए चलते हैं स्नेल्स लॉ की तरफ। तो आपको पता है स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। ये बेसिक चीज़ें इस डायग्राम से रिलेटेड। यहाँ पे दो नॉर्मल दिख रहे हैं आपको, एक है एन एम और दूसरा है एल आर, ठीक है। तो दो नॉर्मल है, फर्स्ट नॉर्मल है एयर टू ग्लास रिफ्रैक्शन के लिए, और सेकेंड नॉर्मल जो दिख रहा है वो ग्लास टू एयर रिफ्रैक्शन के लिए दिख रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए, टू प्रूव एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई डैश, so since we know और डायरेक्ट लिखते हैं, और एयर टू ग्लास रिफ्रैक्शन, और एयर टू ग्लास, फॉर एयर टू ग्लास देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, या फिर आप इसको लिखेंगे टू म्यू वन, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हो गया आपका। सेकेंड में लिखेंगे फॉर ग्लास टू एयर, जब आप लिखेंगे फॉर ग्लास टू एयर तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो फॉर ग्लास टू एयर एंगल ऑफ इंसिडेंस है आर डैश, ये नॉर्मल हुआ, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई डैश है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन आर डैश अपॉन साइन आई डैश इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन म्यू टू, या फिर आप लिख सकते हैं 1 म्यू 2, इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है ये। यहाँ तक इस बात को समझना काफ़ी इजी है, ठीक है। अब इसको इरेज करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इसको इसके साथ और इस पार्ट को इसके साथ, इस पार्ट को नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। इस पूरे पार्ट को इसके साथ और इसको इसके साथ करने जा रहे हैं। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2 टुगेदर वी गेट, तो यहाँ पे इसको इरेज कर रहे हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 2 कर देंगे इक्वेशन को, तो आपको मिलेगा साइन आई
अपॉन साइन आर इंटू साइन आर डैश अपॉन साइन आई डैश इज इक्वल टू 2 म्यू 1 इंटू 1 म्यू 2, इतना आएगा आपके पास. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू यूज द ज्योमेट्री हियर. सिंस इन वन ऑफ द मीडियम, अगर मीडियम सेम है तो लाइट रे स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है. ओके, सो यू कैन सी हियर this one is the glass, so light must travel from Q to R in straight line. So if this one is straight line and ये normal देखिए कि जो QM है और जो LR है ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये लाइन स्ट्रेट है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम हो जाएंगे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय ज्योमेट्री और फ्रॉम फिगर लिख सकते हैं. फ्रॉम फिगर एंगल R मस्ट बी इक्वल टू एंगल R डैश. ये तो कंपलसरी है होना. फिर से देख लीजिए कैसे. सिंस दिस वन इज द सेम मीडियम, इट मीन्स लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम Q to R इन स्ट्रेट लाइन एंड दीज टू लाइन्स यू कैन सी दिस L QM and RL must be parallel to each other and this line is straight line, so these two angles are equal to each other. So these two angles are equal. If these two angles are equal, this sin R must be cancelled by sin R dash. So we can write here sin I upon sin I dash is equal to this part 2 mu 1 into 1 mu 2. Equation number 3. But since we know that 1 mu 2 into 2 mu 1 is equal to 1, so we can replace this part by 1. So we can write sin I upon sin I dash is equal to 1. This implies that sin I is equal to sin I dash. This means I is equal to I dash. So it is proved that this angle is equal to this angle from the normal, and normals are parallel to each other. Okay, so these two angles are equal to each other. Now since these two angles are equal to each other, you can say that the ray PQ is parallel to RS because the angle are measured from the same normal here. So it means these two rays, that is PQ and RS, are parallel to each other. So we can write here, hence PQ is parallel to RS. So this is also a very important result, or this one is the important result. You can see this angle must be equal to this one. Okay, you can prove the same thing by geometry also, but because we know that this is not the line, these are the light rays, it's somewhere where the light ray behaves like a straight line, you can use simple geometry, but here it is bent, so you must use Snell's law because this one is light ray and Snell's law is true for light rays. So we are using Snell's law here to prove this thing, that is I is equal to I dash, and you can say the ray PQ is parallel to RS, right? So I hope you it is done. So complete it, and now we are going to complete the formula for lateral displacement, that is for Rg. So our main aim is to find out the value of Rg, that is lateral displacement. Okay. So now lateral displacement Rg, this is the
question. So now we can use the geometry. So from figure you can see in triangle QMR, it is right angle triangle. QMR is right angle triangle. Since this angle is 90 degree, QMR. So we can find out the value of QR from this triangle, because this QM is equal to T and this angle is smaller. So we can write here cos R is equal to base, that is QM, upon hypotenuse, that is QR. So you can write QM upon QR, or you can write here QM is equal to QR times cos of R, that is, this one is T into cos R. This one is equation number 4, right? So I hope you understand. You can see here this triangle QMR, this angle is 90 degree, this angle is R, and RM is to find out QR. Okay, so you can use cos R. Cos R is equal to, this one becomes base, this one becomes hypotenuse. So cos R is equal to base QM upon hypotenuse QR. So cos R is equal to QM upon QR. So QM is equal to QR times cos R. But since it is actually sorry, it is quite mistake here. This one is correct, but our aim is to find out QR actually. Okay, this one is QR. So QR is equal to, we can write here QM upon cos R, and this one becomes T by cos R. This one is correct actually. We want to find out the value of QR, where QM is T. So we can write like this, right? So you can see here QR is equal to QM upon cos R, because cos R is equal to QM upon QR. So you can write QR is equal to QM upon cos R, where QM is equal to T and cos R is here, right? Equation number 4. But our aim is to find out this RG, where this angle is 90 degree. So you can see the another triangle, that is QG and R is right angle triangle, in which QR is hypotenuse, and for this angle the whole angle is I. This complete angle is I. So this angle must be I minus R, right? I hope you understand. So let me erase these things. So must note down the value, that is value of QR. So QR is equal to actually T by cos R, equation number 4. Now QR is equal to T by cos R. Okay. So now angle PQN must be equal to angle MQG. You can see here this line, this whole angle is equal to this one. Okay. This angle is equal to this angle. So angle GQR is equal to, so angle GQR is equal to
I minus R. And triangle QMR, sorry, triangle QGR. Triangle QGR is right angle triangle. Right angle triangle. So we can write here, we want to find out the value of RG, and this angle is known, that is I minus R. So we can apply sine. So we can write sine I minus R is equal to RG upon this, that is QR. But our aim is to find out this RG. So we can write here RG is equal to, this one is QR into sine I minus R. So you can write RG is equal to, the value of QR is here. You can see this value is QR, that is T by cos R. So you can write here T by cos R into sine I minus R. So finally the relation is RG, that is the lateral displacement, it is denoted by small d. So it is d is equal to T sine I minus R upon cos R. So by using this formula you can find out the value of lateral displacement. Lateral displacement, right? So you can see here in this equation refractive index is not present. If you want to find out the equation in terms of refractive index, we can proceed further. So let's see how you can find out the value of same lateral displacement by using refractive index. Okay, so we can replace this formula in form of refractive index also. So if you want to write formula for refractive index, I am going to erase these things and I am going to convert this formula, that is d is equal to T sine I minus R upon cos R, into another equation which contains refractive index also. So let's see. So here you can see d is equal to T. You can break this one in like this, sine I into cos R minus cos I into sine R upon cos R. So d is equal to, this one becomes T into sine I, this part is cancelled, minus cos I upon cos R into sine R, right? Now since we know that sine I upon sine R is equal to mu2 by mu1, or you can say mu upon 1, or you can say mu, since refractive index is taken as 1 and this one is mu, so you can write mu2 by mu1 or mu by 1 is equal to mu. So you can write here sine I is equal to mu times, or sine R is equal to, let me write one another step. So sine R can be written like this, sine I upon mu. Okay, you can replace this sine R by sine I by mu. Now this one is the cos R, cos I and cos R. So also we know that
sin square I plus cos square I is equal to 1. So cos square I is equal to 1 minus sin square I, we can write like this. And similarly cos square r is equal to 1 minus sin square r, and the value of sin r is given here. So you can write this 1 minus the value of sin square r, that is sin I by mu whole square, and here this one is sin square I. So you can use now the value of sin r, then cos square I. So you can write this one, cos I is equal to under root 1 minus sin square I. So you can use the value of sin r, then cos I, then cos r. Cos r is equal to under root 1 minus sin square I upon mu. So must use the value of sin r, cos I and cos r in this equation, and you will get the required result of the lateral displacement in form of refractive index and the angle of incidence, okay, and in T. So finally you can get the relation in form of the refractive index, mu, T and I. Since here you can easily calculate the value of I, T and mu in experiment. So we want to write our equation in form of refractive index, thickness and angle of incidence, because it is quite difficult to measure the angle of refraction, okay. So if you want to complete, you can do this and you can replace these things. Otherwise this relation is also very good, and you can find out the value of lateral displacement by using this formula, okay. So it is not compulsory to write the formula for lateral displacement in form of refractive index, angle I and T, but if you want you can convert this formula into in form of refractive index, thickness and angle of incidence, okay. So it depends on your choice. So now we can use these relations here. So let's see what is you get. So the formula will become D is equal to T into sin I minus the value of cos I is here. This one is the cos I, that is under root 1 minus sin square I upon under root 1 minus sin square I upon mu into the value of sin r, this is sin I upon mu. So into sin I upon mu. So now we can write T into sin I minus, here you can take this one is 1 minus sin square I upon mu minus sin square I upon mu into sin I upon mu. You can take common sin I from here, okay, and you can convert, you can rearrange this equation in a simple form, simplest form, and you will get the relation in form of T, thickness, angle of incidence and refractive index. After using the values of these things you will get the relation. This one is actually in bracket, so must use bracket, okay. So I hope you understand the how you can find out the value of lateral displacement in by using this formula and by using this relation, okay.